बहुत दिनों के बाद आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है अभी। तो जितना भी पुराना मैं पढ़ा चुका हूँ, बौद्ध धर्म जैन धर्म तक हो चुका है ना, महाजनपद काल तक, तो उतना कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। वहाँ तक रिवाइज कर लिए होंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, फ्रेश टॉपिक, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जान रहे हैं कब स्थापित हुआ था? बताइए। और अपना मतलब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो अपने आप से आंसर देने का भी कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना, ऐसा नहीं कि खाली बैठ जाएंगे। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग एक एक चीज को डिस्कशन करेंगे। मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलता है, मौर्य साम्राज्य का मतलब पूरा तात्विक इतिहास क्या है, मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट अशोक हैं उनके स्तंभ लेख शिलालेख क्या हैं, ठीक है ना। जब आप लोग को पता है जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था, है ना, तो उसी समय क्या हुआ था, भारत में किसका वंश चल रहा था? नंद वंश चल रहा था, है ना, नंद वंश। नंद वंश के शासक कौन थे? घनानंद। ठीक है, तो घनानंद के समय ही क्या हुआ था, चाणक्य का अपमान कर दिया गया था घनानंद के द्वारा, है ना। जब ये क्या बोलते हैं, चाणक्य घनानंद के पास बोलने गए थे कि कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है, तो इसके लिए हमें सुरक्षा की जरूरत है, हमारे सैनिक को थोड़ा सा मतलब विस्तार करने की जरूरत है सेना का। तो घनानंद उसका मजाक उड़ा दिया था कि इतना बड़ा शासन मैं कर रहा हूँ, इतना बड़े साम्राज्य में मेरे कुछ ही सैनिक काफी हैं उसको हराने के लिए, है ना। वो तो अच्छा हुआ कि व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिए, है ना, उनके सिकंदर के उसके सेना लोग, है ना, बहुत थक चुके थे। तो उस कारण से वो भारत पे एंट्री नहीं किए। अदरवाइज आज हम लोग किसके अंडर में होते, सिकंदर महान के अंडर में हो सकते थे, है ना, अगर घनानंद हार जाता तो वहां पे उसका बेइज्जती कर दिया एक तरह से चाणक्य का, है ना, घनानंद। तो उसी का आक्रोश और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करके घनानंद को ही परास्त करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या है, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखिए मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में पहले लिखिए जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, ठीक है। क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? एक हो सकता है साहित्यिक स्रोत, और एक क्या हो सकता है, पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक स्रोत। अब दोनों को तो मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 1 में ही पढ़े हैं कि इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत थे, है कि नहीं। चलिए उसके बाद इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, अशोक के अभिलेख। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे हम लोग, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अशोक के क्या क्या अभिलेख थे, तो अशोक के थे शिलालेख, है ना, और था स्तंभ लेख, और था गुहा लेख। गुहा लेख मतलब समझते हैं? गुहा लेख मीन्स जो केव होते हैं ना, गुफा, उन सब में कुछ कुछ लेख होता है, उन सबको गुहा लेख बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब लिखिए प्रमुख शासक। प्रमुख शासक, तो स्टार्टिंग किससे होता है? पहले प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या है, मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक बोल सकते हैं, मौर्य वंश के प्रथम शासक बोल सकते हैं। इनके पुत्र कौन हुए? बिंदुसार। और बिंदुसार और बिंबिसार में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इनका बेटा कौन होता है? अशोक, है ना। अशोक का बेटा कौन होता है? दशरथ, है ना। इस प्रकार से ऐसा वंश चलते जाता है, और अंत में बृहदत्त होता है ना, बृहद्रथ, ये अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक। तो हमें इनमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे शासन प्रशासन, है ना। तो लिखिए अन्य टॉपिक के रूप में हम लोग क्या देखेंगे, मौर्य समाज, मौर्य शासन, है ना। उसके बाद समाज, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कैसा था, और क्या देखेंगे, के समय, मौर्य वंश के समय में कौन कौन से धर्म को क्या दिया गया था,
मौर्य के समय में कौन कौन से धर्म को अपने जगह में मतलब वो दिया गया था, वैल्यू दिया गया था या तो उसको महत्व दिया गया था, है ना। मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हैं ना, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, बिंदुसार आजीवक अपनाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से कौन कौन सा क्या, फिर उसके बाद अशोक बुद्ध को अपना लिया था, है ना, बौद्ध धर्म को। तो देखिए मतलब धार्मिक सहिष्णुता आप देख सकते हैं कि मौर्य वंश में भी किस तरीके से थी, है ना। मतलब सभी धर्मों को ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि मेरा पिताजी शैव धर्मों को अपनाता है तो मैं भी उसी को अपनाऊं, कि मैं भी, है ना, जो जैसा मन लगता था वैसा धर्म अपनाया जाता था, ठीक है ना। चलिए, तो इसी प्रकार होता है, एक संप्रदाय होता है, एक धर्म होता है, ठीक है। तो धर्म जो होता है वो ध्री धातु से बना है, ध्री मतलब धारण करना। वो अभी उसका मॉडिफाई हो गया है कि मतलब धर्म मतलब अब अपने आस्था को अपने मतलब उससे जोड़ लेते हैं, है ना, कि अपने मानने के मतलब क्या बोलना चाहिए, अपने आस्तिक और अपने किसी पंथ से जोड़ लेते हैं। तो धर्म के अंदर में आता है पंथ, ठीक है। धर्म अलग चीज होता है, ध्री धातु से बना है, मतलब जो धारण करने योग्य है, मतलब ऐसा सभी अच्छी चीजें जिसे हम धारण कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका धर्म कहलाएगा। जबकि पंथ, धर्म के अंदर में आप जिस पंथ को मानते हैं, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर किसी भगवान को या तो अल्लाह को या तो यीशु मसीह को या तो किसी को, तो उस चीज को मानते हैं, वो सब अपने अपने पंथ। लेकिन अब वो क्या हो चुका है, वो सब धर्म में आ चुके हैं, है ना। मतलब सामाजिक विकृतियां समाज के साथ में बढ़ती जा रही है ना, तो वो सब क्या बोलना चाहिए, एक पंथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये सब क्या है, एक धर्म है। तो भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, ना कि धर्म निरपेक्ष, याद रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत में सबसे पहले लिखिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसको किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, है ना, कौटिल्य। इन्हीं को क्या बोलते हैं, चाणक्य, ठीक है। उसके बाद अगला, इंडिका। इंडिका को किसने लिखा था, मेगस्थनीज ने लिखा था, मेगस्थनीज, ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था, विशाख दत्त ने। क्लियर है। और एक बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसके लेखक के नाम पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं। चलिए, ये क्षेमेंद्र ने लिखा था, ठीक है। और एक बुक है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। इसे किसने लिखा था, इसे लिखा था सोमदेव ने, ठीक है। तो ये 5 जो बुक हैं, इससे हमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक बुक है कल्पसूत्र भद्रबाहु का, ठीक है। भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का दीक्षा दिया था, याद रखना। उसी से जैन धर्म से ही प्रभावित होकर उन्होंने एक निर्वाण प्राप्त करने की विधि होती है, सेल्फ कंट्रोल, है ना, जिसमें अपने आप खाना पीना को बंद करके अपने आप को मतलब कैवल्य प्राप्त किया जाता है, मतलब एक तरह से निर्वाण प्राप्त किया जाता है। कैवल्य बौद्ध धर्म में बोलते हैं और जैन धर्म में उसको निर्वाण बोलते हैं। तो निर्वाण प्राप्त किया था संलेखना विधि द्वारा, ठीक है, खाना पीना भोजन त्याग कर। तो भद्रबाहु ने भी एक बुक लिखा था, उसको लिख लीजिए, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखा था, भद्रबाहु ने, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। तो इन सब से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं, है ना, पूरा तात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले अशोक के अभिलेख, है ना, अशोक के अभिलेख। इनको सबको विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है। उसके बाद एक लिखिए सौगोरा अभिलेख, सौगोरा अभिलेख, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सौगोरा अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। और एक लिखिए महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख, ये कहाँ है आपका, ये बांग्लादेश में है, वर्तमान बांग्लादेश में, ठीक है। एक जगह है बोगरा, बोगरा नामक स्थान में है, ये कहाँ है, बांग्लादेश में है। क्लियर। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये जानकारी के स्रोत को दिमाग में बिठा लीजिए। शाहगौरा अभिलेख कौन से वंश की जानकारी देता है बोलेगा तो आप कैसे करेंगे, मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद महास्थान अभिलेख बोलेगा तो मौर्य वंश कहाँ मिला है, बांग्लादेश, बोगरा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, उसके बाद अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, एक
इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र, इसको लिखने वाले कौन है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कौटिल्य बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, है कि नहीं? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हीं विष्णुगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का मैकियावली बोला जाता है। भारत का मैकियावली। क्यों बोला जाता है मैकियावली? बताइए, मैकियावली क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैकियावली ने एक बुक लिखा था, द प्रिंस, ठीक है ना। वो भी राज शासन से संबंधित बुक था, ठीक है। वास्तव में मैकियावली को बोलना चाहिए कि मतलब यूरोप का चाणक्य, है ना। लेकिन आप समझ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उन्होंने इस टाइप का अपना उपनाम दे दे के गए हैं, तो उसी को अभी तक ट्रेंड में है, तो वही चल रहा है, ठीक है। तो मैकियावली कौन थे? एक यूरोपीय दार्शनिक थे। यूरोपीय दार्शनिक थे, है ना। इन्होंने क्या बुक लिखा था? द प्रिंस लिखा था, है ना। ये द प्रिंस, ये भी कैसा बुक था? राजशाही से संबंधित बुक था। तो उसी के कारण अर्थशास्त्र भी, नाम अर्थशास्त्र है ना, लेकिन इसमें मटेरियल इकोनॉमिक्स का नहीं है, इसमें मटेरियल है पॉलिटिकल साइंस का, है ना, जो राजतंत्र से संबंधित है उस चीज का है, ठीक है। इसी में अर्थशास्त्र में ही विष्णुगुप्त ने दो सिद्धांत दिया है, एक मंडल सिद्धांत, ठीक है, और एक दिया है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। मंडल सिद्धांत क्या है? किसी भी राज्य के लिए एक विदेश नीति होता है, ठीक है। कि मतलब कोई देश है, उसके पड़ोसी देश उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। उससे दूर में बैठे देश कैसे बिहेव करेंगे, उनके साथ रिलेशन कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपको किसमें देखने को मिलेगा? ये सब आपको देखने को मिलेगा मंडल सिद्धांत में, ठीक है। और सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? सप्तांग सिद्धांत मीन्स होता है आपका 7 अंग, प्रशासन के प्रमुख जो 7 अंग हैं, है ना, उनके बारे में एक एक करके बताया गया है, ठीक है। तो लिखिए, ये सप्तांग सिद्धांत में दिया गया है प्रशासन के 7 अंगों के बारे में, के 7 अंगों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। ये सप्तांग सिद्धांत में, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग बताए गए हैं, ठीक है। किसके? प्रशासन के, ठीक है। तो लिखिए, उन अंगों को लिख लीजिए। लिखिए, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ठीक है। ये टोटल आपके क्या? स्वामी, स्वामी जो दिया गया है वो किसके बराबर है? वो एक सिर या मस्तिष्क के बराबर है ना, ठीक है। प्रशासन का मस्तिष्क है। उसके बाद आता है अमात्य। अमात्य क्या है? ये आंख है, आंख है ना शासन का। उसी प्रकार जनपद, जनपद से ज से जांग, है ना। तो जनपद क्या है? जांग है। दुर्ग क्या है? दुर्ग मीन्स भुजा, ठीक है। दुर्ग को ढाने के लिए भुजा की जरूरत पड़ेगी, ऐसा सोचिए, और दुर्ग को बोलेंगे भुजा। कोष, कोष मतलब, कोष जो है वो प्रशासन का मुख है, ठीक है। और मित्र जो है वो क्या है? आपका प्रशासन का कान है, कान, ठीक है। उसके बाद बल या दंड बोलेंगे, है ना, बल या दंड, ठीक है। तो बल या दंड में बल को लिखिए मस्तिष्क लिखिए, ठीक है, बल को लिखिए मस्तिष्क, ठीक है। तो इस तरह से ये सप्तांग सिद्धांत है, और ये 7 प्रकार के आप लोगों को अंगों से तुलना की गई है, ठीक। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला, इंडिका। इंडिका किसने लिखा था? इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज, ये कौन था मेगस्थनीज? किसके साथ भारत आया था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है ना, और उसकी बेटी हेलेना से शादी किया था, ठीक है। तो ये क्या मतलब, अपने ग्रंथ में इंडिका में मौर्य समाज के बारे में क्या वर्णन किया है? तो सबसे पहले लिखिए, ये तो पहले बात, लकड़ी का शहर बोला था, है ना। लकड़ी के शहर और महल हैं कहाँ? पाटलिपुत्र में। उस समय पाटलिपुत्र था,
ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में पूरी जानकारी दी है, ठीक है ना। उसके बाद विशाल प्राचीर से घिरा हुआ शहर है बोला था, विशाल प्राचीर से घिरा शहर बोला था, ठीक है। महल के चारों ओर उद्यान है बोला था, महल के चारों ओर उद्यान है बोला था, है ना। और जो राजा का वो महल है वो लकड़ी का बना होता था और 2-3 मंजिला होता था, है ना। लकड़ी के 2-3 मंजिले वाले महल कहाँ थे आपके, पाटलिपुत्र में थे, ठीक है ना। और राजा के जो अंगरक्षक हैं वो कौन होती थी, महिलाएं होती थी। अंगरक्षक कौन होती थी, महिलाएं होती थी, ये बोला गया है ना। और विशेष अवसरों पर राजा शोभा यात्रा निकालता था, विशेष अवसरों पर राजा शोभा यात्रा निकालता था, ऐसा बोला गया है ना, शोभा यात्रा निकालता था। क्लियर, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे इंडिका और हमने अर्थशास्त्र को अच्छे से किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इसीलिए इसको अच्छे से करना जरूरी था। चलिए अब हम लोग देखते हैं जानकारी के स्रोत में एक और स्रोत क्या है, अशोक के अभिलेख। तो लिखिए अशोक के अभिलेख, ठीक है। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को खोजा किसने था, तो लिखिए खोज किया था टी फैंथलर ने, है ना, टी फैंथलर ने, लिखिए टी फैंथलर। कब खोजा था, 1750 में खोजा था, ठीक है। उसके बाद खोज तो लिया लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया, है ना। तो इसका पाठन कार्य किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था, 1837 में। कितने साल बाद, 87 साल बाद उसको पढ़ा गया, ठीक है। तो देखिए इनकी जो अभिलेख हैं वो अभिलेख कौन कौन से भाषाएं में थी, तो मुख्य रूप से 4 भाषाओं में थी, ठीक है। तो उनको याद रखेंगे, एक था ब्राह्मी, ठीक है, एक था खरोष्ठी, ठीक है, एक था आर्मेइक, और एक था क्या, क्या बच रहे हैं, खरोष्ठी, आर्मेइक, अच्छा एक ग्रीक, ठीक है। तो ये 4 बच रहे थे। तो ब्राह्मी, जो ब्राह्मी था ये सर्वाधिक इसी भाषा में लिखा हुआ है ना, ब्राह्मी भाषा में सर्वाधिक लिखा गया है अशोक के अभिलेख। खरोष्ठी और आर्मेइक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिलेंगे, है ना, अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। और ग्रीक किधर देखने को मिलेगा, आपको ईरान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ईरान के क्षेत्र में। ये देखिए ये कहाँ पे लगाया जाता था, ये जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग होते थे उसके किनारे किनारे में लगाया जाता था अशोक के शिलालेख अभिलेख, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें अशोक के जितने भी धर्म से संबंधित नियम कानून है वो लिखा होता था और उसको राह चलते लोगों के द्वारा पढ़ा जाता था, इसीलिए वो वहीं पे लगाया जाता था, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए टोटल अशोक के कितने शिलालेख हैं, तो टोटल 14 शिलालेख हैं, ठीक है। और स्तंभ लेख कितने हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, और गुहा लेख तो सभी गुफाओं में होते हैं, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। पूछता है आप लोगों को मुख्य रूप से शिलालेख, टोटल शिलालेख कितने हैं, ठीक है, टोटल स्तंभ लेख कितने हैं, और पूछा जाता है आपको टोटल, ये पूछा नहीं जाता, गुहा लेख बस पूछा जाता है ना, गुहा लेख कहाँ कहाँ है ना, ठीक है। जैसे बाराबर की गुफा हो गया, नागार्जुन की पहाड़ी का गुफा हो गया, है ना, उन सब में गुहा लेख मिलेंगे, जिसको आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया गया था, ठीक है। तो वो गुहा लेख कहलाएंगे। तो टोटल हम लोग शिलालेख देखेंगे तो टोटल शिलालेख हम लोग को कितना देखने को मिलेंगे, 14, और उसका आधा कितना देखने को मिलेगा, स्तंभ लेख 7 देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो शिलालेख में, और वो भी 14 आप लोग को जो देखने को मिलेगा वो वृहत शिलालेख देखने को मिलेगा, है ना। और छोटे छोटे लघु शिलालेख तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है बोलने से, 13वां नंबर का, है ना, सबसे बड़ा या लंबा, सबसे बड़ा या लंबा शिलालेख कौन सा है, तो 13वां नंबर का शिलालेख है ना, 13th नंबर का। इसमें क्या है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है ना, कलिंग युद्ध के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं सब शिलालेख कहाँ कहाँ मिला था, है ना। क्योंकि कभी भी पूछ लेगा कि शिलालेख का स्थान कहाँ पे था, है ना, और वो राज्य अभी कहाँ पे है, तो सभी शिलालेखों को देख लेते हैं। एक आप लोगों को देखने को मिलेगा शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, तो नाम ही शहबाज है, तो शहबाज अधिकतर कहाँ रहता है,
शहबाज नाम पाकिस्तान में, तो लिखिए पेशावर, पेशावर के पाकिस्तान में यहाँ मिला है एक शहबाज गढ़ी। ठीक है, उसके बाद मानसेहरा, मानसेहरा ये कहाँ मिला है, ये भी पाकिस्तान के हाजरा में मिला है ना, हाजरा पाकिस्तान में मानसेहरा। तीसरा लिखिए कालसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कालसी, इसको याद रखिए, ये भारत के उत्तराखंड में मिला है, भारत के उत्तराखंड में कालसी। उसके बाद लिखिए गिरनार, तो गिरनार पहाड़ी कहाँ है, गुजरात में है, तो ये कहाँ मिलेगा आपका, गुजरात में गिरनार। ये भी इंपॉर्टेंट है धौली और जौगढ़। ठीक है, धौली एंड जौगढ़, धौली और जौगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। क्लियर। उसके बाद आपको मिलेगा एर्रागुड़ी, एर्रागुड़ी नाम ही द्रविड़ टाइप का नाम लग रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, एर्रागुड़ी। क्लियर। उसके बाद लिखिए अगला सोपारा, तो नाला सोपारा नाम सुनते हैं ना, नाला सोपारा कहाँ, महाराष्ट्र में, तो सोपारा कहाँ हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में। क्लियर। उसके बाद लिखिए गुर्जरा, गुर्जरा ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में। ठीक। सासाराम, सासाराम कहाँ है, बिहार में है, तो ये मिलेगा आपको बिहार में। ठीक है। उसके बाद एक मास्की, मास्की का अभिलेख, ये याद रखेंगे, मास्की कहाँ है, कर्नाटक में है, मास्की कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद एक देखने को मिलेगा आपको भाब्रू, भाब्रू का शिलालेख, ये कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। ठीक है, भाब्रू राजस्थान में। और अंतिम में याद रखिएगा अहरौरा, अहरौरा का शिलालेख, ये कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, शहबाजगढ़ी मानसेहरा याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान में है, कालसी इंपॉर्टेंट है, धौली जौगढ़ इंपॉर्टेंट है, एर्रागुड़ी इंपॉर्टेंट है, मास्की इंपॉर्टेंट है, मास्की। ठीक है ना, और एक मास्की इंपॉर्टेंट है भब्रू राजस्थान का। ये सब इन लोगों का प्लेस पूछा जाता है ना, कहाँ पे ये सब मिले थे करके, तो शिलालेखों के नाम को अच्छे से याद रखेंगे और उसके प्लेस को याद रखेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला था। ठीक है। तो चलिए, अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें क्या क्या चीज वर्णित किया गया था, मतलब उसमें क्या क्या विषय पे वर्णन किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसके शिलालेखों को देखते हैं, कौन से शिलालेख में किस चीज के बारे में बताया गया था। तो चलिए लिखिए शिलालेख, तो 14 शिलालेख है टोटल। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आप नोट करके लिख लीजिए शिलालेख, और इधर लिख लीजिए उसके विषय, क्या क्या विषय थे, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, इधर विषय लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए पहला शिलालेख। ठीक है। चलिए पहले शिलालेख में सबसे अच्छी चीज लिखा गया है क्या, पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा की गई है ना, पहले शिलालेख में। उसके बाद सेकंड शिलालेख में याद रखिएगा चिकित्सालय, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो लिखिए मनुष्य और पशु हेतु चिकित्सालय, चिकित्सालय का व्यवस्था है ना, उसकी वर्णन किया गया है दूसरे शिलालेख में। ठीक है। तीसरे शिलालेख में लिखिए जितने भी धर्म, जितने भी राजकीय अधिकारी थे, है ना, अशोक के पास जितने भी महामात्य सर्प हो गया, सीता अध्यक्ष हो गया, गणिका अध्यक्ष हो गया, ये सब जितने भी आपके राजकीय अधिकारी होते थे, इन लोगों को हर 5 साल में एक बार धार्मिक दौरा करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, तो लिखिए राजकीय अधिकारियों को, राजकीय अधिकारियों का प्रत्येक 5 वर्ष में दौरा, इसका वर्णन किया गया है किसमें, तीसरे नंबर पे। और ये चौथा नंबर, चौथा नंबर में लिखिए भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया, भेरी घोष की जगह धम्म घोष, धम्म घोष, भेरी घोष मतलब युद्ध नीति है ना, जो युद्ध करता था उसके जगह में अब धार्मिक सहिष्णुता के साथ राज्यों के साथ संपर्क साधने की शुरुआत की थी। तो ये कौन से शिलालेख में है, चौथे शिलालेख में। ठीक है। अब पांचवें शिलालेख में क्या है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो लिखिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, पांचवें में किसका वर्णन है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, जो पूरे अब संपूर्ण भारत पे कब्जा कर लिया था मान के चलो अशोक, है ना, तो उस वो दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में अपने धर्म महामात्यों को भेजता था अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, है ना। चलिए छठवां में लिखिए आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया है इसमें, है ना,
मतलब खुद पे नियंत्रण करने की शिक्षा दिया है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। कौन से अभिलेख में दिया है? शिलालेख में, छठवें नंबर के शिलालेख में, आत्मनियंत्रण के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां और 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। ठीक है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, इसमें यात्राओं का वर्णन है। ठीक है, क्लियर। कहाँ कहाँ गया था ये? लुम्बिनी गया था, नेपाल साइड में गया था। ठीक है ना, बौद्ध के जितने भी जगह है जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था उस जगहों का ये भी भ्रमण किया था, तो उसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां 10वां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 11वां नंबर को याद रखेंगे। इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, धम्म की व्याख्या की गई कि उसका जो धम्म था वो सभी धर्मों के अच्छे अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करके अडॉप्ट करके बनाया गया था। ठीक है ना, हालांकि मानता बौद्ध धर्म को था लेकिन सभी को अडॉप्ट किया था, है ना। तो ये धर्म की व्याख्या है इसमें 11वें शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद 13वां को लिखिए, ये 13वां इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है ना, कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, मैं इसी युद्ध के बाद क्या किया था? अशोक ने भेरी घोष को छोड़ के धम्म घोष को अपनाया था, धम्म की नीति अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद 14वां नंबर का है आपका, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है इसमें, है ना, लोगों को धार्मिक जीवन यापन हेतु प्रेरणा। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है तो उसको मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फर्स्ट वाला, जिसमें पशु बलि की निंदा है। सेकेंड वाला, पशु हेतु चिकित्सालय पशु मानवों के लिए। तीसरा, राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में दौरा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। चौथा याद रखिएगा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अशोक के तीर्थ यात्राओं को इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कलिंग युद्ध वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वां नंबर का जो है उसमें आपका कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, और किसमें धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है? तो आखिरी नंबर है ना, 14वां नंबर, इसको याद रखिएगा। इसमें धार्मिक जीवन यापन करने के लिए ये क्या किया है? प्रेरणा दिया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो उसके बाद हम लोग कुछ स्तंभ लेखों को जान लेते हैं, है ना, क्योंकि स्तंभ लेख भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कितने स्तंभ लेख थे अशोक के? 7 स्तंभ लेख। ठीक है, तो लिखिए 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख। क्लियर है। चलिए, तो ये जो स्तंभ लेख आपको मिले हैं ये सब ब्राह्मी लिपि में है ना, ब्राह्मी लिपि में ही है, कोई अन्य लिपि में नहीं है। जैसे कि शिलालेख जो है ब्राह्मिक, अरमेइक, ग्रीक और खरोष्टी चारों में है, लेकिन ये केवल ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, और भाषा कौन सी है? तो भाषा बोलने से प्राकृत भाषा। क्लियर। चलिए, तो देखते हैं। पहला देखिए, पहला नंबर लिखिए स्तंभ लेख में, दिल्ली टोपरा। पहला का नाम है दिल्ली टोपरा। ठीक है, देखिए ये पहले हुआ करता था टोपरा, हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ था? हरियाणा में। इसे दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ने दिल्ली लाया, दिल्ली लाया। ठीक है, और वो भी कहाँ पे? इसका अन्य नाम क्या दिया? स्वर्ण मीनार दिया, है ना, स्वर्ण मीनार। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि दिल्ली टोकरा कहाँ पे था? सबसे पहले हरियाणा में। इसे किसने दिल्ली लाया बोलने से? मोहम्मद बिन सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने लाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखिए दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली मेरठ। तो देखिए सबसे पहले ये कहाँ था? मेरठ में था, लेकिन फिर उसको कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, इसीलिए उसके सामने में दिल्ली दिल्ली लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। ठीक है, ये कहाँ था? मेरठ में। मेरठ कहाँ है जी? यूपी, है ना। तो इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। क्लियर। तो दिल्ली टोकरा हो गया, दिल्ली मेरठ हो गया। मतलब देखो दोनों जो दिल्ली दिल्ली वाले हैं वो कहाँ आ गए? आपके टोपरा और मेरठ वाले हो गए, है ना, वो दोनों दिल्ली आ गए। तो उस दोनों को किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ठीक है, तो एक दिल्ली टोकरा और एक दिल्ली मेरठ। तीसरा लिखिए लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, अरराज, है ना, ये कहाँ है? ये आपका चंपारण्य में है ना, चंपारण्य। कहाँ है? चंपारण्य सत्याग्रह पढ़े हो ना, बिहार। ठीक है ना, चंपारण्य। चौथा लिखिए लौरिया नंदनगढ़,
लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़। तो लौरिया नंदनगढ़ भी कहाँ होगा? चंपारण्य में ही होगा, है ना, चंपारण्य बिहार में। क्लियर। तो लौरिया लौरिया वाले कहाँ मिलेंगे आपको? चंपारण्य में मिलेंगे, ठीक है। और दिल्ली दिल्ली वालों को कौन दिल्ली में लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। दिल्ली टोकरा कहाँ का है? हरियाणा का। दिल्ली मेरठ कहाँ का है? मेरठ का, ठीक है। चलिए अगला लिखिए रामपुरवा, रामपुरवा। ये भी आपका कहाँ है? चंपारण्य में, चंपारण्य बिहार, ठीक है। ये भी रामपुरवा भी चंपारण्य में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रयाग स्तंभ लेख, है ना, प्रयाग स्तंभ लेख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अकबर की रानी, है ना, चारुवाकी, इन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। तो लिखिए, सॉरी, अकबर बोलता हूँ, अशोक की रानी, ठीक है ना, अशोक की रानी कारुवाकी ने इसको बनवाया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख भी बोला जाता है, रानी का अभिलेख बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किसने किया था? अशोक की रानी कारुवाकी ने। तो एक बार क्वेश्चन आया था, अशोक की पत्नी का नाम क्या है? तो कई लोग उसको सही टिक नहीं लगा पाए थे, है ना, क्यों? क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, उसके पिता का नाम पढ़ते हैं सब लोग। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी था, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये इसको अकबर ने कौशाम्बी में लाया, ठीक है, कौशाम्बी लाया था इसने, कौशाम्बी लाया। किसने? अकबर ने। क्लियर। तो यही आपका प्रयाग स्तंभ लेख है। फिर बाद में समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त के जो कवि थे, है ना, कौन? हरिसेन, है ना, उन्होंने क्या किया था? इसी में उनका प्रशस्ति गान किया था, है ना। इसीलिए प्रयाग स्तंभ लेख को भी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, इसी पे उत्कीर्ण किया था, है ना। तो ये आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्रयाग स्तंभ लेख। क्लियर। चलिए अब देखिए गुहा अभिलेख, ठीक है। तो लिख लीजिए गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख मतलब जितने भी आपके कहाँ देखने को मिलेंगे ये सब, जितने भी कैव्स हैं, जितने भी गुफाएं हैं, उनमें ये सब चीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी ब्राह्मी और ब्राह्मी भाषा थी, सॉरी ब्राह्मी लिपि थी। और भाषा क्या रहेगी? प्राकृत भाषा रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे सभी गुहा लेख। तो देखिए सबसे पहले गुहा लेख आपको मिलेगा बराबर की गुफा, बराबर की गुफा। ये कहाँ है आपका? गया में है ना, गया बिहार में, बराबर की गुफा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस गुफा में, बराबर की गुफा में आप लोगों को टोटल 3 गुफा देखने को मिलेंगे। एक क्या? कर्ण चौपार, एक क्या? सुदामा, और एक क्या? विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। इन तीनों गुफाओं को अशोक ने आजीवकों को दान में दिया था, आजीवकों को दान दिया था, ठीक है। आजीवकों को इन्होंने दान दे दिया था इसको, है ना, उनके रहने के लिए, ठीक है। क्लियर। फिर देखिए दूसरा लिखिए नागार्जुनी गुफा, नागार्जुनी गुफा, ठीक है। ये भी कहाँ है? आपका बिहार में है, नागार्जुनी गुफा, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? अशोक के पौत्र दशरथ ने बनाया था, ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था। क्लियर। नागार्जुनी गुफा, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा गुहा अभिलेख, ठीक है। क्लियर। तो देखिए बराबर की गुफा में ये 3 आजीवकों को दान दिया गया था, लेकिन बराबर की गुफा में टोटल कितने गुफाएं बोलेंगे? छोटे छोटे तो 4 होंगे, है ना। ये इसको लिख लीजिए, टोटल 4 गुफाएं हैं बराबर की गुफा में। एक कर्ण चौपाल, एक सुदामा, एक विश्व झोपड़ी, और एक देखने को मिलेगा आपको लोमस ऋषि का गुफा, लोमस ऋषि गुफा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक। तो गुहा अभिलेख में मुख्य रूप से 2 याद रखेंगे, एक बराबर की गुफा, एक नागार्जुनी गुफा, दोनों बिहार में है। बराबर की गुफा में 3 गुफाएं हैं, उनको आजीवकों को दिया गया था, और एक लोमस ऋषि गुफा था, है ना। कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि का गुफा, ये 4 बराबर की गुफाओं में है, ठीक है। ये बिहार में है। क्लियर। चलिए तो अब देखिए कुछ कुछ लघु स्तंभ लेख को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
जैसे स्तंभ लेख हैं तो बृहद को तो पढ़े हम लोग 14, लेकिन कुछ लघु स्तंभ लेख को, बृहद 7 स्तंभ लेख पढ़े हैं ना, तो कुछ लघु स्तंभ लेख को देखते हैं। लघु स्तंभ लेख तो देखिए सबसे पहला देखिए रुमनदेई, रुमनदेई अभिलेख, इसके पास जगह को देखिए है ना, रुमनदेई अभिलेख, ये कहाँ है आपका, नेपाल में, लुम्बिनी, नेपाल लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में ही है ना, जहाँ बौद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है कि नहीं। चलिए तो देखिए इन्होंने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, इसका वर्णन है, ठीक है। तो लिखिए 20वें वर्ष में अशोक की धर्म यात्रा, वो यहाँ आए थे, ठीक है। और जो भूमि कर था इनका है ना, वो कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था, ठीक है। 1/6 से कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था भूमि कर को, लुम्बिनी का, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था, धार्मिक कर की समाप्ति कर दी थी। ये आपके रुमनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है, जो नेपाल लुम्बिनी से मिला है, ठीक है। उसके बाद लिखिए, एक लिखिए सर ए कुना, दूसरा लिखिए सर ए कुना, सर ए कुना अभिलेख, ठीक है। ये आपको कंधार में देखने को मिलेगा, है ना, कंधार। कंधार कहाँ मिलेगा अभी, अफगानिस्तान। तो ये एक ऐसा अभिलेख है जो हमें 2 भाषा में देखने को मिलेगा, ये द्विभाषीय है, द्विभाषीय। कौन कौन सा, एक ग्रीक और एक अरमेइक, है ना, अरमाइक या अरमेइक जो भी बोलते हैं। तो अशोक का ऐसा अभिलेख जो द्विभाषीय है बोलने पे कौन होगा, सरएकुना अभिलेख, ठीक है ना, ग्रीक और अरमेइक, ठीक है। फिर शहबाजगढ़ी मानसेहरा तो पाकिस्तान में है, पता है। भाबरू कहाँ है, राजस्थान में है। तो बस गुर्जरा कहाँ है, कर्नाटक में है। मास्की गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, मार्क्सकी आपका कर्नाटक में है, ठीक है। और एक, हाँ एक और लिख लीजिए, नेट्टूर, नेट्टूर और उडनगोलन, उडनगोलम, ठीक है। नेट्टूर और उडनगोलम ये दोनों क्या है, आपके लघु अभिलेख हैं, लघु अभिलेख, नेट्टूर और उडनगोलम, ठीक है। तो ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेट्टूर, उडनगोलन, मास्की, तीनों लघु अभिलेख वहीं देखने को मिलेंगे। मास्की आपका जहां जहां पे बृहद अभिलेख मिला है वहां वहां आपको लघु अभिलेख भी देखने को मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होंगे कि सर आप तो मास्की को आप तो वहां बताए थे कर्नाटक में और बृहद अभिलेख में बताए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। वहां पे लघु शिलालेख भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्लियर। अब एर्रागुड़ी बोलूंगा तो कहाँ, आंध्र प्रदेश। तो एर्रागुड़ी में बड़ा है मतलब छोटा भी है, ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको केवल बड़ा स्तंभ लेखी बृहद ही देखने को मिलेगा, क्लियर। चलिए एक और लिख लीजिए, तो निगाली सागर, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए निगाली सागर, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख, लघु शिलालेख लिखिए यार, शिलालेख है ना ये, लघु शिलालेख, ठीक है। तो निगाली सागर कहाँ है, ये नेपाल में है, क्लियर। तो लिखिए ये नेपाल में है, ठीक। यहाँ पे भी आपका मिला। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, इसमें बुद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है, बुद्ध की जानकारी निगाली सागर में, ठीक है। चलिए तो दोनों समझ गए, रुमनदेई समझ गए, निगाली सागर देख लिए। रुमनदेई और निगाली सागर कहाँ मिलते हैं आपको, लुम्बिनी नेपाल में मिलते हैं, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, आप लोगों का मौर्य साम्राज्य के जितने भी जानने के स्रोत हो गए, जानकारी के स्रोत वो समाप्त हुए, ठीक है। तो क्या क्या देखें हम लोग जानकारी के स्रोत में, सबसे पहले क्या देखें, साहित्यिक स्रोत, फिर पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या देखे, अर्थशास्त्र देखे, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है आपका, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा। और वृहद कथा मंजरी किसके द्वारा लिखा गया, क्षेमेंद्र के द्वारा, है ना। और कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है, सोमदेव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद पुरातात्विक में हम लोग क्या क्या पढ़े, अशोक के अभिलेख, स्तंभ लेख पढ़े, गुहा लेख पढ़े और शिलालेख पढ़े, है ना। उसके बाद दो और याद रखना बोला, एक शाहगौरा अभिलेख कहाँ मिला, उत्तर प्रदेश में। और एक महास्थान अभिलेख कहाँ देखने को मिला था, बांग्लादेश में, ठीक है ना, बांग्लादेश के बोगरा नामक जगह में, ठीक है। चलिए उसके बाद अर्थशास्त्र के बारे में पूरा पढ़ लिया हम लोग, किसने लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा है। उनको
भारत का मैकियावली बोला जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैकियावली ने द प्रिंस लिखा है, उसी के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। क्लियर? उसके बाद इसी में मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत के बारे में दिया गया है जानकारी। क्लियर? उसके बाद इंडिका, इंडिका में किसका है? वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज का है, ठीक है। उसमें पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया गया है? राजा का महल लकड़ी का था, है ना। महल के चारों तरफ उद्यान थे, 2-3 मंजिला लकड़ी के घर हुआ करते थे, विशाल प्राचीर से पूरा शहर घिरा हुआ था, पाटलिपुत्र के बारे में, है ना। और सम्राट जो है समय समय पर शोभा यात्रा निकालता था, और महिला अंगरक्षक हुआ करती थी, ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अशोक के अभिलेख देखें, है ना। अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? टी फैंकलर ने खोजा था। कब खोजा था? 1750 में खोजा था, है ना। उसके बाद पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी पढ़ने में सफलता? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। कितने साल बाद? 87 साल बाद, मीन्स 1837 में, ठीक है। और 4 लिपियों में लिखा गया था। कौन कौन सा? ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक और अरमेइक लिपि में, ठीक है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है बोलने से? 13वां शिलालेख है। क्लियर? तो हम लोग शिलालेखों में उसके बाद क्या क्या पढ़े हम लोग? टोटल अभिलेखों में 4 शिलालेख पढ़े, स्तंभ लेख पढ़े, गुहा लेख पढ़े। शिलालेख टोटल 14, स्तंभ लेख टोटल 7 और गुहा लेख, और कई जगह में छोटे छोटे लघु शिलालेख भी देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसमें जगह का नाम याद रखना बोला। सबसे पहले शहबाजगढ़ी, मानसहरा, ये दोनों पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली जौगढ़ उड़ीसा, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ या सॉरी गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ? मध्य प्रदेश में, सासाराम बिहार में, भाबरू राजस्थान, मास्की कर्नाटक, अहरौरा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद हमने 14 के 14 शिलालेखों में क्या क्या बताया गया है उसको देखा, है ना। उसके वर्णित विषय, पहला शिलालेख में क्या था? पशु बलि की निंदा। दूसरा में भारत में प्रथम चिकित्सालय मनुष्य और पशुओं के लिए। तीसरा में हर राजकीय अधिकारियों को 5वें वर्ष में दौरे पे जाना चाहिए घूमने के लिए। चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। चौथा में 5वां में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 6वां में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया है। 7वां और 8वां में धर्म की अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है, जैसे कि निगाली सागर हो गया। निगाली सागर अभिलेख में क्या है? अशोक अपने शासन के 20वें साल में कहा जाता है? निगाली सागर जाता है, लुम्बिनी जाता है ना। और वहां पे क्या कर देता है? जो टैक्स है उसको 1/6 से कितना कर देता है? 1/8 कर देता है, और धार्मिक जितने भी कर होते हैं उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद 9वां क्या था? 9वां इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना। 9वां छोड़िए, 10वां छोड़िए। उसके बाद 11वां इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या था? धर्म की व्याख्या की गई है ना। उसके धम्म की व्याख्या, मतलब अशोक का जो धम्म था वो किस तरह था उसको पूरा व्याख्या किया गया है। और 12वां नंबर में क्या है? धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। और 13वां नंबर क्या है? कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है ना। और अशोक का कैसे हृदय परिवर्तन हुआ था उसके बारे में बताया गया है। और 14 नंबर में क्या है? जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 7 स्तंभ लेखों को पढ़े थे, है ना। तो सारे स्तंभ लेख कैसे थे आपके? ब्राह्मी लिपि में थे, और भाषा उनकी प्राकृत थी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन सा याद करना। देखिए, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ याद हो गया। फिरोज शाह तुगलक इसको लेके आया था। टोपरा वाला हरियाणा में था, मेरठ वाला मेरठ यूपी में था। फिर लौरिया और राज बोला था, और लौरिया नंदनगढ़ बोला था। ये दोनों कहाँ थे? चंपारण्य बिहार में थे। रामपुरवा भी चंपारण्य बिहार में था। उसके बाद प्रयाग अभिलेख, इसी को क्या बोला था? रानी का अभिलेख बोला था। अशोक की रानी कारुबाकी ने इसको लिखवाया था, इसीलिए, ठीक है ना। और ये कहाँ था? अकबर के द्वारा इसको कौशाम्बी लाया गया था, ठीक है। और फिर इसी में समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिशरण, उन्होंने इसमें क्या किया था? अपना कलाकारी किया था, और उनका प्रशस्ति गान किया था, है ना। तो वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी बन गया था वो। उसके बाद हमने देखा था क्या? गुहा लेख। गुहा लेख में क्या देखा था? पहला बराबर की गुफा और नागार्जुन की गुफा, है ना। तो नागार्जुन की गुफा किसने बनवाया था? अशोक के पुत्र पौत्र दशरथ ने बनवाया था, अशोक के नाम से, ठीक है। और बराबर की गुफा किसने बनवाया था? अशोक ने। इसमें मुख्य रूप से 4 गुफा हैं। कौन कौन से? लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार और सुदामा और विश्व झोपड़ी, है ना। तो इसमें सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार आजीवक संप्रदाय को समर्पित हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद कुछ लघु स्तंभ लेख देखे थे हम लोग। रुमन देये, है ना, लुम्बिनी नेपाल का। सरेकुना कंधार का। शहबाजगढ़ी मानसेहरा कहाँ का? पेशावर पाकिस्तान में। भाबरू आपका राजस्थान में। और कर्नाटक का मास्की, नेट्टूर और उडनगोलन, है ना। ये तीनों आपको कहाँ देखने को मिलते? कर्नाटक में देखने को मिले थे। फिर एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है।
और निगाली सागर एक याद करने के लिए बोला था, जो ये है ना, निगाली सागर लघु शिलालेख है, ये नेपाल में, इसमें बुद्ध के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उनके राजनीतिक परिस्थितियों को जानेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। सबको गुड बाय, कल मिलते हैं।